बात कहाँ पे लास्ट टाइम खत्म हुई थी? वी आर डिस्कसिंग, मेन टॉपिक का नाम क्या है? मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। जिसमें हमने क्या कहा था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्कोव डिसीजन प्रोसेस और इससे पहले जो हमने मल्टी आर्म्ड बैलेट्स प्रॉब्लम पढ़ा था, क्या डिफरेंस है? उसमें स्टेट की बात हम लोग नहीं करते, वी एज्यूम कि एक ही स्टेट है, एक्शन के चेंज होने से उसका स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में वी से कि देयर आर डिफरेंट स्टेट्स। तो जब हम एक स्टेट में कोई एक्शन लेते हैं तो हमारी स्टेट चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं एक्शंस के वो भी चेंज हो सकते हैं। सो वी से कि एक्शंस हैव डिलेड इफेक्ट्स। तो सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक, कि वी हैव टू स्टेट्स S1 एंड S2 और हर स्टेट में वी हैव 3 एक्शंस अवेलेबल। सपोज A1, A2, A3 एंड इस S2 में भी हम A1, A2 और A3 के ऑप्शन अवेलेबल है। अगर तो हम ये कहें कि जब भी हम S1 में हों तो हम एक्शन A1 लें, और अगर हम स्टेट S2 में हों तो हम एक्शन A2 लें। ठीक, तो ये क्या चीज़ है? मैपिंग ऑफ अ स्टेट टू द एक्शन। इफ़ वी नो द स्टेट, इफ़ वी नो कि हम कौन से स्टेट में हैं और स्टेट के बेस पर अगर हम एक्शन डिसाइड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पॉलिसी। पॉलिसी क्या करता है? स्टेट को मैप करता है एक्शन पे कि इस स्टेट में क्या एक्शन लेना है। तो फिलहाल ये पॉलिसी हमें क्या बता रही है कि अगर स्टेट S1 में है तो एक्शन A1 लें, अगर स्टेट S2 में है तो एक्शन A2 लें। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिसी। व्हाट इज़ पॉलिसी? गिवन द स्टेट व्हाट एक्शन टू टेक। ठीक, फिलहाल ये पॉलिसी क्या है? अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो अगर तो मैं कहूं कि जब भी मैं S1 में हूं और मैंने एक्शन A1 ही लेना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? नहीं, अगर मैं कंफर्म हो गया व्हेन एवर आई एम इन स्टेट S1 आई विल ऑलवेज टेक A1, so द प्रोबेबिलिटी इज़ 1 और A2 और A3 की प्रोबेबिलिटी 0। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि S2 में मैंने हमेशा A2 ही लेना है तो A2 की प्रोबेबिलिटी 1, बाकी की 0। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। प्रोबेबिलिटी, यस, हम क्या करते हैं, हम आगे बात करते हैं जब हम स्टोकेस्टिक पॉलिसी की बात करते हैं कि हम डिफरेंट पॉलिसीज़ को एवेल्युएट करते हैं। तो पॉलिसी जब एवेल्युएट करते हैं इट मीन्स कि वी नो कि हमने कौन सा एक्शन लेना है विथ हाउ मच प्रोबेबिलिटी। ठीक, डिटर्मिनिस्टिक में वी नो फॉर श्योर कि जब भी S1 होगा तो हमने एक्शन A1 लेना है, जब भी S2 होगा तो हमने एक्शन A2 लेना है। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। ठीक, जैसे हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल की थी, अगर आपको याद हो एक ग्रेट एग्जांपल थी कि अगर मैंने इस घर तक पहुंचना है, समथिंग लाइक दिस, तो मेरी एक पॉलिसी डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी के लिए अगर आप इस स्टेट में हैं, दिस इज क्या नजर नहीं आ रहा, ब्लिंक कर रही है। ठीक, सो अगर तो पॉलिसी डिटर्मिनिस्टिक है इट मीन्स कि आई नो कि हर स्टेट में मैंने क्या एक्शन लेना है। सपोज इस स्टेट में मैं आई वुड मूव टूवर्ड्स राइट, इस स्टेट में आई मूव टूवर्ड्स राइट, इस स्टेट में मैंने ऊपर जाना है, इस स्टेट में मैंने ऊपर जाना है, और सपोज इस स्टेट में कहूँगी मैंने राइट मूव करना है। सो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी कि इफ़ आई नो द स्टेट आई नो विच एक्शन टू टेक। ठीक, बट हमने कहा था कि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में ये पॉलिसी हमारे पास स्टोकेस्टिक होती है यूजुअली। स्टोकेस्टिक का क्या मतलब है कि अब प्रोबेबिलिटी 1 और 0 में नहीं होगी, हो सकता है। अब हम किसकी बात करें कि सपोज अगर मैं इस स्टेट में हूँ तो विथ 50% प्रोबेबिलिटी शायद मैं ऊपर जाऊँ एंड 50% प्रोबेबिलिटी शायद मैं यहाँ पे आ जाऊँ। ठीक, तो अब एक स्टेट में रहते हुए कौन सा एक्शन लेना है वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सपोज मैं 1 0 0 ना करूँ, सपोज आई से हियर दिस इज फॉर स्टोकेस्टिक, सॉरी दिस इज फॉर डिटर्मिनिस्टिक। और अगर मैं स्टोकेस्टिक की बात करूँ तो स्टोकेस्टिक में प्रोबेबिलिटी 0 1 होंगी। सपोज ऐसे कि एक्शन A1 मैंने 0.7 लेना है, स्टेट S1 में A1 के लेने के चांसेस 0.7 हैं,
A2 के लेने के चांसेस सपोज 0.2 है, तो फिर A3 के चांसेस कितने हो जाएंगे? 0.1। प्रॉबिलिटी क्या होती है? सम 1 ही आता है ना। तो स्टेट S1 में अगर मेरे पास 3 ही ऑप्शंस हैं, या मैं A1 ले सकती हूँ या A2 या A3, तो द प्रॉबिलिटी इज 0.7, 0.2, तो इट मीन्स कि A3 की प्रॉबिलिटी क्या है? 0.1। सो इज़ द केस हियर कि अगर मैं ये कहूँ कि ये 0.5 है, ये 0.4 है, ये 0.1 है, सो नाउ दिस इज कॉल्ड अ स्टोकेस्टिक पॉलिसी। ठीक। सो व्हाट इज मेंट बाय स्टोकेस्टिक पॉलिसी? कि एक कि अगर आप एक स्टेट में हैं तो एक एक्शन लेने की प्रॉबिलिटी वो 1 और 0 के अलावा भी हो सकती है। तो बेसिकली इसको हम ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद पाई। सो पाई क्या शो कर रहा है? गिवन अ स्टेट एस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एन एक्शन? ठीक, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर टाइम टी पे स्टेट एस है तो टाइम टी पे आप एक्शन क्या लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई सिंबल से। सो पाई रिप्रेजेंट्स अ पॉलिसी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन ये डिफरेंट चीज़ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट इससे यस ये डिफरेंट चीज़ें हैं। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि स्टेट हमें पता है कि एक एजेंट स्टेट तक पहुँच गया है, अब इस स्टेट में उसने क्या एक्शन लेना है वो प्रोबेबिलिटी, दैट इज पॉलिसी। एक्शन की प्रोबेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। वो हम फिर बाद में बाकी बातें करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। पहले हमें ये तो पता हो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है। ठीक। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कि दिस पाई इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी कि इफ़ यू नो कि द स्टेट इज एस, given the state is S, what is the probability of taking this particular action A? ठीक। for example, इस example में pi of A1 given S1 क्या है? अगर मैं S1 में हूँ और मैं एक्शन A1 लूँ तो उसकी probability क्या है? 0.7। ठीक। so basically it represents just a probability. so the pi symbol represent the policy, जो कि इस केस में हमारे पास क्या है? स्टोकेस्टिक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, फिर हमने किसकी बात की थी कि चलें सपोज वी हैव 2 स्टेट्स, जैसे हमने बात की S1 और S2। S1 में क्या है आपके पास? 3 एक्शंस के ऑप्शंस हैं, A1, A2, A3, और S2 में भी आपके पास 3 एक्शंस हैं, A1, A2, A3। सपोज दिस इज 0.7, 0.2, 0.1। ये 0.7, 0.2, 0.1 क्या है? ये पाई ऑफ A गिवन S है। ठीक। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया? 0.5, 0.4, 0.1। सो दिस इज 0.5, 0.4, 0.1। अब हम किसकी बात करेंगे? सपोज विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी हम एक एक्शन ले लेते हैं। आई हैव टेकन दिस एक्शन। तो अब मैंने किस चीज़ को फिक्स कर लिया? S और A दोनों को फिक्स कर लिया कि स्टेट S1 में सपोज आई टेक एक्शन A1, तो क्या होता है? तो हमारे पास क्या कुछ हो सकता है? हमारे पास फिर होता है कि एक स्टेट में जब आप एक पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं तो आप डिफरेंट स्टेट्स में जा सकते हैं, जो कि क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है। तो यूजुअली एक्शन को इस तरह डॉटेड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट को एम्प्टी सर्कल। आपने एक्शन A1 ले लिया, अब A1 के बाद आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? सपोज हम कहें कि हम S2 पे भी जा सकते हैं और हम S3 पे भी जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टेट में जब एक पर्टिकुलर एक्शन लें तो आपको कंफर्म हो कि आप किस स्टेट में जाएंगे। हो सकता है कि आप डिफरेंट स्टेट में जाएं। हमने एग्जांपल देखी थी ना वो टैक्सी की, कि अगर टैक्सी के राइट पे अगर दीवार है तो इवन अगर वो राइट है ना, इवन तो अगर वो ईस्ट भी प्रेस करे तो उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी। यस, अब रिवॉर्ड की बात करते हैं। अभी तो हम सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं कि जब एक पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं तो नया स्टेट जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। तो इस नए स्टेट को, इन पुराने स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट एट टाइम टी को रिप्रेजेंट करते हैं हम S से, और स्टेट एट टाइम t+1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं S प्राइम से। सो S कैन बी इधर S1 और S2 एंड S प्राइम कैन बी इधर S3 और S4 करें इसको। ठीक, डिफरेंट स्टेट हो सकती हैं या वही भी हो सकती है, डजंट मैटर। जब आप इस न्यू स्टेट पे आ जाते हैं तो अब हर स्टेट पे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है वो भी आपके पास डिफरेंट हो सकता है। ठीक। सो अगेन S3 पे हो सकता है आपको सपोज 2 रिवॉर्ड मिले,
R1 और R2। हो सकता है R4 पे भी आपको 2 रिवॉर्ड मिले, R1 और R2। लेकिन अब S3 पे इन दोनों में से कोई रिवॉर्ड एक मिलेगा विद अगेन सर्टेन प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रोबेबिलिटी की बातें बहुत आएंगी, ठीक। तो सपोज मैं ये सपोज करती हूँ कि मुझे S और A मैंने फिक्स कर लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई हैव फिक्स कि आई हैव टेकन S1 एंड आई हैव टेकन एक्शन A1। अब मैंने किसकी बात करनी है कि अगर S1 में मैं A1 लूँ तो मैं किस स्टेट पे और किस रिवॉर्ड पे जाती हूँ, अब उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक। सो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट विल बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम R गिवन S A। आपने स्टेट को फिक्स कर लिया, आपने एक्शन को फिक्स कर लिया। एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन लेके क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम एक न्यू स्टेट S प्राइम में जाते हैं विद रिवॉर्ड R, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास S प्राइम क्या है? सपोज मैं S3 की बात करूँ और R मेरे पास सपोज रिवॉर्ड 1 है और S मेरा S1 है और A मेरा एक्शन A1 है। इसका एक और HDMI केबल हो रहा। इसमें लगा दूँगी, सिर्फ मैं चेंज करना है इसको। इसका टीवी है। I think printing वाला मैम ऐसे अच्छा लगा। सो इट मीन्स के इशू चूँकि इसके साथ है तो क्लास चेंज करने सामने वाली क्लास में चलेगी। नहीं बेटा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो होपफुली नहीं, स्क्रीन अब नहीं करेगी ब्लिंक। नहीं करेगी। अल्लाह करे। ये दो बातें हैं। बुजुर्गों की बातें सुनते हैं। लाइट का तो एक हल है, तोड़ दे ब्लिंक ही नहीं करेगी। चल देखते हैं, अगर दोबारा कोई इशू हो तो वी में चेंज द क्लास, ठीक। तो बात कहाँ पे हो रही थी कि if the state is fixed S and the action is fixed, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, बातें नहीं, कि हम S प्राइम और R पे जाते हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं S प्राइम और R के? 4 ऑप्शंस हैं ना, ठीक। सो इट मीन्स कि योर S प्राइम और R S3 R1 हो सकता है, S3 R2 हो सकता है, S4 R1 हो सकता है और S4 R2 हो सकता है, ठीक। हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमने अब S और A फिक्स कर लिया है। S हमने फिक्स कर लिया है कि S इज़ S1 एंड एक्शन इज़ A1। हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया कि हम S1 में थे, हमने एक्शन A1 ले लिया है। अब हम किसकी बात करें? अब हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं कि या तो स्टेट S3 हो और रिवॉर्ड R1 हो, या स्टेट S3 हो रिवॉर्ड R2 हो, या स्टेट S4 हो और रिवॉर्ड R1 हो, या स्टेट S4 हो रिवॉर्ड R2 हो। तो इन सब की अब कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही होगा। सपोज 0.3 है, 0.4 है, 0.2 है और 0.1 है। रिमोट को उसके ऊपर रखना।
फर्स्ट के नीचे रख नहीं, इसको ऊपर नीचे रखने से मुझे लग रहा है कि अगर स्विच का इशू है यहाँ से, क्योंकि ये लाइट भी है और ये भी है। सामने क्लास फ्री है बेटा, कंफर्म? देखिए कि बाद में ऐसा ना हो कि नहीं टाइम टेबल देखें, ऐसा ना हो कि यूजुअली वो जो क्लासेस होती हैं इंग्लिश की वो 2 घंटों की होती है, नहीं 2 घंटों की होती है तो स्लॉट उनका 1.5 घंटे का ही होता है, लेकिन क्लास लेट स्टार्ट होती है। ज़रा टाइम टेबल चेक कर लें। ये एस प्राइम है। यस, एक स्टेट में एक पर्टिकुलर फ्री है बेटा। अच्छा, टाइम टेबल में भी फ्री है। रूम 1। सो S1 में आपने एक्शन A1 ले लिया है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? चल ठीक है, हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं कि या तो S3R1 हो या S3R2 हो या S4। अब हम इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ की बात करेंगे, ठीक? चलें जी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कि वी हैव टेकन एक्शन A1 इन स्टेट S1। तो हमने स्टेट और एक्शन को फिक्स कर लिया है और हम किसकी बात कर रहे हैं कि अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर्टन स्टेट एंड सर्टन रिवॉर्ड आ जाए। सो वी हैव, अगर 2 ऑप्शंस यहाँ पे हैं एंड हर एक के 2 हैं, सो बेसिकली वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ S3R1 इज 0.3, 0.4, 0.2, 0.1। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? ये प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ S3R1 गिवन व्हाट, कि यू हैव वर इन स्टेट S1 एंड एक्शन A1। ठीक, इस तरह ये क्या चीज़ है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ S3R2 गिवन की स्टेट वॉज S1 एंड एक्शन वॉज A1। इस तरह ये S4R1 की प्रोबेबिलिटी गिवन S1 A1 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ S4R2 गिवन S1 A1। इट मीन्स कि इनको हमने फिक्स कर लिया है और हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ की बात समझ आ रही है? हमने स्टेट और एक्शन फिक्स कर लिया है और हम देख रहे हैं कि अब हम किस स्टेट और क्या रिवॉर्ड मिल रहा है अगर हम इस स्टेट में ये एक्शन ले लेते हैं। ठीक, अगर तो मुझे ये प्रोबेबिलिटीज़ पता हो तो क्या मैं ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ? नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि द न्यू स्टेट इज S3 गिवन द प्रीवियस स्टेट वॉज S1 एंड एक्शन वॉज A1। अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम R गिवन SA मौजूद है, तो क्या मैं एक सर्टन स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ इस इंफॉर्मेशन से? आपके पास ये क्या कह रहा है? बेसिकली ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप S1 में एक्शन A1 ले लेते हैं तो S3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसमें फिर हम रिवॉर्ड को नहीं देख रहे, तो S3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इफ दिस इज, क्या लिखा हुआ है इसको मैंने, 0.3, 0.4, 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.2 है, ये 0.1। 0.3 इज द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 एंड R1। 0.4 इज द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 R2। तो अगर मैं सिर्फ S3 की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ S3? 0.7 हो जाएगा ना। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर लेंगे। ठीक, रिवॉर्ड का सम, रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी का सम। ठीक, इस तरह S4 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.3। तो 0.7 प्रोबेबिलिटी के साथ आप S3 में जा रहे हैं, 0.3 प्रोबेबिलिटी के साथ आप S4 में जा रहे हैं। फिर उस 0.7 प्रोबेबिलिटी में, तो 0.7 प्रोबेबिलिटी में जब एक दफ़ा आप इस यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर R1 की क्या प्रोबेबिलिटी है और R2 की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम बाद करें। लेकिन पहले इसकी समझ आई आपको कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट, एक न्यू स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? तो न्यू स्टेट की प्रोबेबिलिटी हम इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। हमने सिंपली क्या करना है, हमने सम करना है किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ S3R1 गिवन S1 A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3R2 गिवन S1 A1। हम नेक्स्ट स्टेट में, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेट और रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी है। ये जो 0.3 है ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? S3 पे जाके R1 की प्रोबेबिलिटी है, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी है ये।
ये पॉइंट 3 क्या शो कर रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम S1 एंड टेक एक्शन A1 यू विल लैंड इन S3 एंड गेट द रिवॉर्ड R1। वो प्रोबेबिलिटी पॉइंट 3 है। इस तरह ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि इफ़ यू टेक एक्शन A1 इन S1 तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप स्टेट S3 में लैंड करें बट रिवॉर्ड R2, दैट इज़ पॉइंट 4। अगर मैं सिर्फ S3 की बात करूं, मैं रिवॉर्ड की बात ना करूं, तो वो प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो उन दोनों को ऐड करेंगे ना, दोनों को ऐड करेंगे, दिस विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। ये तो गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्या एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ठीक, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 गिवन S1 A1 इज सिंपली द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टेट एंड रिवॉर्ड। तो S3 R1 क्या था हमारे पास? 0.4 और S3 R2 क्या था हमारे पास? 0.3। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 गिवन S1 A1? दिस इज 0.7। इसी तरह अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S4 में इंटरेस्टेड हूँ तो वो कैसे आएगी? दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ S4 R1 गिवन S1 A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S4 R2 गिवन S1 A1 विच इज 0.2 प्लस 0.1 विच इज 0.3। ठीक, तो इसका अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो जनरलाइज कैसे कर सकती हूँ? इन दोनों टर्म्स को मैं जनरलाइज ऐसे लिखती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम गिवन SA, where S prime represents the new state and S represents the old state. This is basically what? This is the probability of S prime R given SA and then you sum over each reward. आपने ये किया ना, इस केस में आपने क्या किया? पहले R1 वाली फिक्स किया कि S3 इसको फिक्स कर लिया, S3 और R को R1 किया, वो प्रोबेबिलिटी ऐड कर ली। नेक्स्ट टाइम S प्राइम वही है, आप सम कर रहे हैं ओवर ओनली द रिवॉर्ड, तो S प्राइम वही S3 है और R को आपने R1 से R2 कर लिया है। तो ये वही फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन स्टेट S प्राइम, तो उस स्टेट में जो भी रिवॉर्ड्स है आपने उन सब के ऊपर सम करना है। क्लियर चीज सबको? जहाँ पे नहीं समझ आती रोक लेते हैं। ये पॉइंट ये है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, सपोज प्रोबेबिलिटीज कंबाइंड प्रोबेबिलिटी गिवन है कि इफ़ यू स्टार्ट इन अ सर्टेन स्टेट S एंड यू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन A, तो किस स्टेट पे जाएंगे और क्या रिवॉर्ड मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। मैं अगर इंटरेस्टेड हूँ कि सिर्फ स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो कैसे आएगी? तो उस स्टेट में हर रिवॉर्ड के ऊपर मैं आइट्रेट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया, S3 को फिक्स किया, तो R1 की क्या प्रोबेबिलिटी थी? S3 R1 की प्रोबेबिलिटी 0.4 थी और फिर S3 R2 की प्रोबेबिलिटी 0.3 थी। सपोज एक और रिवॉर्ड भी यहाँ पे होता तो हम क्या करते उसमें? तो हम उसको भी ऐड करते कि S3 में रहते हुए R3 की प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता होती तो वो भी इसमें ऐड हो जाती। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? S प्राइम को फिक्स कर रहे हैं विच इज़ S3 योर न्यू स्टेट, और रिवॉर्ड के ऊपर हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला ये कह रहा है कि इफ़ यू नो द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्राइम एंड R एंड यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली S प्राइम, यू हैव टू आइट्रेट ओवर ईच रिवॉर्ड। क्लियर? अगर ये बात क्लियर है तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सपोज मैं रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड हूँ, S प्राइम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने ये निकालना है कि अगर मैं स्टेट S1 में एक्शन A1 लूँ तो R1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम किस पे आइट्रेट करेंगे? S प्राइम पे। तो यही चीज़ होगी, इंफॉर्मेशन यही अवेलेबल है, लेकिन अब हम आइट्रेट करेंगे ओवर S प्राइम। ठीक, सपोज एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 गिवन S1 एंड A1, तो क्या होगा? दिस विल बी प्रोबेबिलिटी। अब R1 हमें कहाँ का मिला था? R1 हमें S3 में भी मिला था गिवन S1 A1, और R1 हमें S4 में भी मिला था गिवन S1 A1। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे। ठीक, जो कि क्या थी? R1 की 0.3 एंड 0.2, दिस इज 0.5। तो अगर आप एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड हैं तो देन आपने रिवॉर्ड को फिक्स करके किस पे आइट्रेट करना है? स्टेट पे। और अगर आप पर्टिकुलर स्टेट में इंटरेस्टेड हैं
तो स्टेट को फिक्स करके आप रिवॉर्ड पे आइट्रेट करेंगे। तो बेसिकली अब फार्मूला क्या बन गया? नाउ द फार्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन एस ए इज सिंपली इफ यू नो द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, जस्ट आप इसके ऊपर क्या करें, एस प्राइम पे आइट्रेट करें। ठीक, क्लियर है? तो अब तक हमने कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, हम इन्हीं फार्मूले को डिस्कस कर रहे थे। और अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसे निकाल ही लेते हैं। ये एग्जाम्पल ही थी, क्या थी? पॉइंट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ही नहीं थी ये। ठीक, दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। अब अगर आप इसको करें कि एक रोबोट क्लीन कर रहा है, S1 इज योर किचन, S2 इज योर रूम 1, तो वो स्टेट हो जाएंगे। एक्शन क्या है, राइट मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, वो एक्शंस हो जाएंगे। वो हम आखिर में आएंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं। देखें, अभी तो हम लर्निंग पे नहीं है, पहले आप सिर्फ ये समझें कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो सकती है और कौन कौन सी हम इंफॉर्मेशन गिवन से निकाल सकते हैं। इसमें गोल क्या होता है? गोल हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? वही जो रोबोट कैन कलेक्शन वाली एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की थी ना। इस पे दोबारा आते हैं, ये वाली एग्जांपल पे। ये वाली एग्जांपल याद है? हमने ये, ठीक, तो हम इन्हीं प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं अभी। तो पहले जरा इन फॉर्मूलों को देखें, फिर एग्जांपल पे दोबारा से आते हैं। इसको उस मोड में कैसे लेके जाते हैं, प्रेजेंटेशन मोड में? कंट्रोल चल जो भी है। सो ये क्या PDF है। चलें इसको देखें। तो ये क्या हम बात करें, दिस इज दी प्रोबेबिलिटी। अभी हमने बात की कि इफ द प्रीवियस स्टेट इज S and the previous action is A, what is the probability that the new state is S prime? Probability of S prime given SA, ये आप कैसे निकालेंगे? आपने इन probabilities पे रिवॉर्ड के ऊपर आइट्रेट करना है। S प्राइम को फिक्स कर लेंगे, रिवॉर्ड को चेंज करते जाएंगे, दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी फॉर अ सर्टेन स्टेट। ठीक, इसी तरह अच्छा, ये क्या चीज आपको देगा? ये वाला टर्म ये आपको क्या देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट S एंड टेकिंग एक्शन A। अगर उस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन रिवॉर्ड को, हमने ये कहा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन रिवॉर्ड है, जैसे एग्जांपल में हमने क्या कहा था कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? R1 मुझे जिस जिस स्टेट में मिला है उसके ऊपर मुझे आइट्रेट करना होगा, तो इट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। तो अगर मैं इसी तरह हर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी जो कि यहाँ से आई, उस रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ रिवॉर्ड की वैल्यू के साथ, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करूँ रिवॉर्ड की वैल्यू के साथ, और उसको फिर मैं सम करूँ, तो मुझे मेरे पास क्या आएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट S एंड टेकिंग एक्शन A, what is the expected value of reward that I can get? ठीक, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी की बात की थी ना, लेकिन R1, सपोज R1 की एक फिक्स वैल्यू है 5 और R2 की फिक्स वैल्यू है कोई एक 10। R1 इज 5 एंड R2 इज 10। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि RSA, दिस इज बेसिकली नॉट पर्टिकुलर रिवॉर्ड नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? तो आप हर रिवॉर्ड की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई 5 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, कि आपको 5 मिले गिवन व्हाट, S1A1। इस तरह आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 की क्या प्रोबेबिलिटी है, और ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी? ये भी हमने लिखी है ना। ठीक,
तो यहाँ से हमें हर इंडिविजुअल रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी आएगी, और जब उस रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं उस रिवॉर्ड की वैल्यू के साथ और आप ऐड करेंगे, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो RSA डजंट रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्टिकुलर रिवॉर्ड, इट रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड. अगर आप स्टेट S में कोई एक्शन लेते हैं तो ऑन द एवरेज आप क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं? वो कहाँ से आएगा आपके पास? अगर आप हर पॉसिबल रिवॉर्ड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं उस रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी के साथ. और रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली है कि अगर हमें रिवॉर्ड और S प्राइम की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम अगर S प्राइम के ऊपर आइट्रेट करेंगे, दिस विल गिव मी द रिवॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर, दिस विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड. क्लियर है चीज सबको? अच्छा, अब हम किस में हैं कि अब मैंने S प्राइम को भी ले लिया. दिस इज द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेट S एंड टेकिंग एक्शन A. अब अगर मैं S प्राइम को भी फिक्स कर लूँ. जी बेटा. ये S3 न्यू हम हर स्टेट पर आइट्रेट करके प्लस करेंगे. देखिए, अगर मैं R1 की बात कर रही थी कि मुझे R1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए गिवन फ्रॉम अ सर्टेन स्टेट S1 एंड A1, तो R1 मुझे किन किन स्टेट से मिल रहा था? R1 मुझे S3 में मिल रहा था न्यू स्टेट में, और R1 मुझे S4 में मिल रहा था. तो R1 को फिक्स करके S3 की क्या प्रोबेबिलिटी थी वो और S4 की क्या प्रोबेबिलिटी थी वो, उनको मैंने ऐड कर लिया. सो नाउ R1 दिस विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी जो कि S3 में भी है और S4 में भी है. यानी ये रिवॉर्ड मुझे कहाँ मिल सकता है? S3 में मिल सकता है, S4 में मिल सकता है. द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 स्टार्टिंग फ्रॉम S1 एंड A1 इज दिस. ठीक. अब क्वेश्चन ये है कि मैं अगर फिक्स कर लूँ किसको? पुरानी स्टेट को. S और A तो फिक्स हो गया है. ठीक. अगर मैं S प्राइम को भी फिक्स कर दूँ और अब मैं रिवॉर्ड की बात करूँ तो अब ये क्या होगा? अब हमने इसको फिक्स कर लिया है, यानी हम ये कह रहे हैं, अब आपने फॉर्मूले से बताना है कि S1 में A1 ले लिया है और A1 लेने के बाद मैं S3 तक पहुंच चुकी हूँ. अब ये चीज़ भी फिक्स हो गई है. तो अगर ये चीज़ फिक्स हो गई है, अब R1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3 नहीं थी, 0.3 तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी थी. 1 कैसे होगी? अब ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला ये चीज रिप्रेजेंट. देखिए इन दोनों में क्या फर्क है? इस वाले फॉर्मूले में हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग इन सर्टेन स्टेट S एंड टेक ए पर्टिकुलर एक्शन A, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये R मिले. उसमें हम स्टेट्स की बात नहीं करें, वो हर स्टेट में जहाँ जहाँ हमें R मिलेगा उस प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टेट S और A तो फिक्स था ही, अब S प्राइम को भी फिक्स कर लिया है. अब S प्राइम पे जाके R का रिवॉर्ड क्या है, एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड क्या है. यानी मैं इस तरह लिखना चाहूँ सपोज कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 अगर मैं S1 में स्टार्ट करूँ, एक्शन A1 लूँ और मैं स्टेट S3 तक पहुँचूँ, तो अब R1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन देखें आप ये भी तो देखें ना कि S3 R1 की प्रोबेबिलिटी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 0.3 थी और S3 R2 की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 0.4 थी. तो S3 की अपनी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.7 थी. ठीक. तो अब आपने क्या करना है, किसको किस पे डिवाइड करना है, तब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आएगी. ये जो है ये एक पर्टिकुलर स्टेट और रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी है जो हमारे पास क्या आई थी. S3 R1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो भी थी उसको अगर आप S3 की प्रोबेबिलिटी पे डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू द रिवॉर्ड फॉर दैट स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड फॉर दैट स्टेट. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. ठीक. ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं कि अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी पता है, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पता है, और आपको एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी पता है, तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे इट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी फॉर R गिवन S A एंड S प्राइम. नेक्स्ट स्टेट में कितनी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट स्टेट में जा सकते हैं? नेक्स्ट स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी और रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड. देखें ये प्रोबेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि स्टेट S और A लेते हुए
एस प्राइम और आर पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जो 0.3 थी वो किसकी प्रोबेबिलिटी थी, 0.3 या 0.4 जो भी लिया था हमने, यहाँ पे देखें S3R1 की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमने क्या लिखी थी 0.3। दिस इज द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। और अगर मुझे पता है कि S3 पे जाने की अपनी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7 है, तो 0.7 उसकी प्रोबेबिलिटी है और 0.3 दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैंने सिर्फ R1 की प्रोबेबिलिटी देखनी है, गिवन के S1 A1 करके मैं S3 तक पहुंच चुकी हूँ, तो इस प्रोबेबिलिटी को मैंने इस प्रोबेबिलिटी पे डिवाइड करना है। दिस इज प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इट इज़ नथिंग टू डू विद दिस कोर्स। ठीक, सिर्फ ये समझें कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ R given S, A and S prime is what? If you know the combined probability, और उसको अगर आप डिवाइड करें S prime की प्रोबेबिलिटी पे, so it is equal to this। ठीक, starting from state S and taking action A, the combined probability of moving to S prime and getting reward R को अगर आप डिवाइड करें सिर्फ S prime की प्रोबेबिलिटी पे, this will give you the probability of reward R given S, A and S prime। ठीक, तो अगर ये प्रोबेबिलिटी आ गई है किसी एक रिवॉर्ड की, ठीक, पर्टिकुलर रिवॉर्ड की अगर ये प्रोबेबिलिटी आ गई है, तो इसको अगर आप हर रिवॉर्ड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, इस वाली को, और फिर सम करें ओवर ऑल रिवॉर्ड, ये आपको क्या देगा। अगर एक प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं रिवॉर्ड के साथ और सम करते हैं ओवरऑल, दिस विल गिव यू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड दैट यू एक्सपेक्ट स्टार्टिंग इन स्टेट एस, टेकिंग एक्शन ए एंड मूविंग टू एस प्राइम। जी, अब क्वेश्चन क्या है। स्टेट में फिक्स कर देंगे, फिर एक्शन भी A1 लिया, फिर आपने कहा कि मैं A1 से S3 में जाऊंगी। यस, अब आगे जाने के लिए वो तो दो, लेकिन मैं ये तो नहीं कह रही कि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल होती तो फिर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 0.3 तो ना आती ना। हमें कंबाइंड प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमने कंबाइंड प्रोबेबिलिटी से इस इंडिविजुअल रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर नहीं आई तो ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं। ठीक, कहाँ से आए हैं, बस ये प्रोबेबिलिटी का कोर्स है कि इफ़ यू नो कहाँ गए, इफ़ यू नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम, द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आपको पता हो और आपको एक सर्टेन स्टेट की प्रोबेबिलिटी पता हो, तो फिर आप दोनों को जब डिवाइड करेंगे, दिस विल गिव यू दिस प्रोबेबिलिटी। हमें ये पता है सिर्फ कि जितना हम रूट पे जाएंगे प्रोबेबिलिटी 1 हो, जितना नीचे जाएंगे तो डिवाइड होती है। यस, ठीक, फाइंड कर किस चीज के लिए है, हम किसकी बात करें, अब हम सिर्फ डिफरेंट टर्म्स देख रहे हैं। ठीक, कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज हमें पता हो सकती हैं और किस प्रोबेबिलिटी से हम क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, सबसे पहले हमने ये बात की कि हमें क्या चीज़ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ए गिवन है सपोज। ठीक, हमने कहा था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ए, इसका मकसद क्या है, मतलब इस तरह समझ नहीं आ रहा कि अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रॉब्लम होना तो समझ है कि इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल पे आएंगे, लेकिन एग्जाम्पल में जब डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होंगी वो क्या क्या प्रोबेबिलिटी से पहले इसकी नोटेशन तो समझें। ठीक, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, हमें ये चीज़ गिवन हो सकती है। ठीक, इससे पहले भी हमें क्या चीज़ गिवन होगी, इससे पहले हमें गिवन होगी कि एक स्टेट में एक एक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है। उस प्रोबेबिलिटी के बेस पे आपने एक्शन ले लिया है, बातें नहीं। जब आपने एक्शन ले लिया है तो अब स्टेट और एक्शन फिक्स हो गए हैं। पहले आपने एक स्टेट से स्टार्ट किया, अब इस स्टेट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपने बेस्ड ऑन दिस प्रोबेबिलिटी कोई पर्टिकुलर एक्शन ले लिया। अब स्टेट और एक्शन फिक्स हो चुके हैं। अब आपने देखना है कि जब स्टेट और एक्शन फिक्स हो चुके हैं तो आपके पास न्यू स्टेट और रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक, दिस गिव्स यू द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू स्टेट एंड रिवॉर्ड। हमने ये कहा था कि इफ़ वी नो द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, तो क्या मैं इसको अगर एस प्राइम पे आइट्रेट करूँ, यानी मैं रिवॉर्ड को फिक्स करूँ और एस प्राइम को चेंज करती जाऊँगी, तो ये मुझे क्या देगा, देन इट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिवॉर्ड आर गिवन फ्रॉम अ सर्टेन स्टेट एस एंड एक्शन ए। हमने ये कहा, लेकिन आप एस प्राइम को आर को फिक्स कर लें और एस प्राइम के ऊपर आइट्रेट करें, सो दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी, एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी। ठीक,
फिर हमने कहा कि अगर आप इस फॉर्मूले पे एस प्राइम की जगह आर के ऊपर आइट्रेट करें तो अब आपके पास क्या आ जाएगी, एक पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी भी मेरे पास आ गई और कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पता है, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो दिस विल गिव मी दिस थिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर क्या थी 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम एस ए क्या था 0.7। जो भी वैल्यू आती है वो शो करता है कि अगर स्टेट एस लिया, एक्शन ए लिया, एस प्राइम पहुंच गए तो आर की क्या प्रोबेबिलिटी है। जरा डिवाइड करें 0.3 0.7 को 0.42, मल्टीप्लाई नहीं करें, डिवाइड करनी पड़ेगी। 0.3% 0.42। तो क्या ये ठीक है या नहीं, लेट्स सी कहाँ तक है। सो अगर आपने इसको S1 लिया, A1 लिया और S3 में ये अगर 0.42 समथिंग है तो ये क्या होगा, फिर 0.5 समथिंग होगा। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूले फॉर द प्रोबेबिलिटी। कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती इसमें। ठीक, तो अब तक कितने फॉर्मूले डिस्कस किए हमने। प्रोबेबिलिटी पढ़ी कब थी और कब, फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है बेटा। ठीक, so given this information if we iterate over S prime AI में प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे ना, वो तो आपने कोर्स लिया ना। अच्छा जी, तो इस प्रोबेबिलिटी पे जब आप S प्राइम पे आइट्रेट करते हैं तो किस की प्रोबेबिलिटी आएगी, जल्दी से बताएं। रिवॉर्ड ऑफ गिवन S और A, और इसी प्रोबेबिलिटी पे अगर आप रिवॉर्ड के ऊपर आइट्रेट करते हैं तो किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, एक पर्टिकुलर स्टेट की आ जाएगी। ठीक, और फिर अगर इस प्रोबेबिलिटी जो कि रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी है, मैं कहाँ नहीं आई समझिए, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू कर चुके हैं ये वाला एग्जाम्पल। ठीक, अब हमारे पास क्या है, अगर इस प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन एस ए जो कि पर्टिकुलर रिवॉर्ड की है, इस प्रोबेबिलिटी को अगर मैं उस रिवॉर्ड की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोबेबिलिटी को रिवॉर्ड तो फाइंड, किसने क्या रिवॉर्ड फाइंड करना है बेटा, इस तरह नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ r/s1 दिस इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है जैसे कि जब कॉइन टॉस करते हैं, या चले इसकी बात करें, डाइस की बात करें, डाइस में देयर आर 6 फेसेस ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स, तो क्या कहेंगे कि हर डॉट की प्रोबेबिलिटी क्या है और उस डॉट की वैल्यू क्या है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, 4 1/6, 5 1/6 और 6 1/6। आप क्या करते हैं, आप प्रोबेबिलिटी को, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उस आउटकम की वैल्यू के साथ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी को 0.1 0.2 0.3 जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिवॉर्ड की एक्चुअल वैल्यू के साथ, जो कि कुछ भी हो सकती है, 5 10 100 -1 कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो इफ़ यू नो द रिवॉर्ड, सॉरी इफ़ यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई दैट प्रोबेबिलिटी विद द वैल्यू ऑफ दैट थिंग, और फिर जब आप उसको सम करते हैं तो आपके पास क्या चीज़ आती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ व्हाट, रिवॉर्ड गिवन स्टेट एस और एक्शन ए। तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप इस स्टेट से शुरू होके इस एक्शन को फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम करें तो ऑन द एवरेज आप क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, ये फार्मूला आपको ये बताता है। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अगर ये क्लियर है, फिर हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन एस ए और एस प्राइम क्या है, और हम इसमें तो एस प्राइम को भी फिक्स कर लिया। तो हमने क्या कहा था कि दो प्रोबेबिलिटीज को हम डिवाइड करते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी को, एस प्राइम आर गिवन एस ए की प्रोबेबिलिटी को अगर आप एस प्राइम की प्रोबेबिलिटी पे डिवाइड करें, दिस विल गिव यू दिस थिंग। ठीक, क्यों करते हैं डिवाइड, प्रोबेबिलिटी का एग्जाम में जो भी, जब एक दफा आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई है
अब अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करूं रिवॉर्ड की हर वैल्यू के साथ और ऐड करूं ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ रिवॉर्ड, मेरे पास क्या आएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम S, टेकिंग एक्शन A एंड गोइंग टू S प्राइम। अब क्लियर है? सो ये चीज़ क्या शो करती है? ये शो करती है कि फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम अगर एक एजेंट स्टेट S से शुरू होकर एक्शन A करके S प्राइम तक पहुंच जाता है तो ऑन द एवरेज उसको कितने रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक, अब हम फिलहाल इस बात की डिस्कशन नहीं कर रहे कि ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, आप लोग अभी एंड को फिलहाल भूल जाएं। ठीक, पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, प्रॉब्लम वही है मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड, प्रॉब्लम वही है, लेकिन कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, किन इक्वेशंस के थ्रू करेंगे, उनमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करेंगे, पहले हम उन टर्म्स को पढ़ रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? तो ये वो सारे फॉर्मूले जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, ये फॉर्मूले हैं। ठीक, दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट S प्राइम, यू हैव टू आइट्रेट ओवर रिवॉर्ड। ये क्या चीज़ है? इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड, सो यू हैव टू आइट्रेट ओवर S प्राइम। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं रिवॉर्ड की वैल्यू के साथ एंड ऐड करते हैं तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है। इसी तरह ये क्या चीज़ है? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन S A एंड S प्राइम। इस प्रोबेबिलिटी को जो आप जी वेयर इज A-1, ये प्रीवियस एक्शन है ना, ये नोटेशन क्या शो करती है? यस कि अगर प्रीवियस स्टेप योर T-1 स्टेट इज S एंड योर T-1 एक्शन इज A, तो जो हम बार बार कहते हैं ना गिवन S और A, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा स्टेट S था और हमने एक्शन A लिया तो न्यू स्टेट क्या है? तो वो S प्राइम है एट S इज एट T। ठीक, नोटेशन क्लियर है सबको? अच्छा, जब ये बातें हो चुकी हैं प्रोबेबिलिटीज़ की, तो अब तक हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई थी? इनके अलावा एक प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है एंड दैट वाज पाई ऑफ A गिवन S। ठीक है, तो ये पॉलिसी है और ये सारे रिवॉर्ड्स हैं। टिल्डा नहीं है, पाए है। टिल्डा कहाँ यूज किया? ये R है। You are iterating over each R, each reward R. ठीक, क्लियर है सबको? अच्छा, प्रोबेबिलिटीज की हमने बात कर ली, पॉलिसी की बात कर ली, थे कहाँ पे हम लोग? आज पाई पे थे। फिर हमने कहा था कि मार्कोव को, डिसीजन प्रोसेस को हम मार्कोव कहते क्यों? Because it follows the Markov property. And what is Markov property? Future, present, particular. Yes, future only depends on the present. So even if you have the knowledge of the past, that will not prove any useful. मतलब वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। इसको हम लिखते कैसे हैं कि अगर आपने देखना है कि what is the probability कि आपके पास न्यू स्टेट जो है, ठीक है, अगर आपने एक न्यू स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करनी है और आपके पास नॉलेज किसकी है? प्रेजेंट की, उससे पास्ट की, उससे पास्ट की या उसी पास्ट की, इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू स्टेट गिवन ओनली द प्रेजेंट। मैथमेटिकल हम इसको ये लिखते हैं कि अगर आपके पास प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, उससे भी पास्ट है, उसके बेस पे जो आप न्यू स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इट इज सेम कि आप प्रेजेंट की बेस पे प्रोबेबिलिटी निकालिए, यानी दिस पास्ट डजंट मैटर एट ऑल। तो मार्कोव प्रॉपर्टी कहती है कि फ्यूचर डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट, इट डजंट डिपेंड ऑन द पास्ट स्टेट, यानी पास्ट की इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है आपको। इसको हम कहते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। वी डू नॉट नीड टू हैव द मेमोरी ऑफ द पास्ट इन ऑर्डर टू टेक एन एक्शन इन द फ्यूचर, बिकॉज हमारे पास प्रेजेंट काफ़ी है। इसी कोई एग्जाम्पल बोर्ड गेम में जो है वो सारी इसी एग्जाम्पल ही होती है। वो सांप सीढ़ी की गेम याद है, स्नेक एंड लैडर? यस, आप एक नंबर पे हैं, अब आपको नहीं पता कि अब आपने आगे कितने पॉइंट्स जाने हैं, और किस पे डिपेंड करता है कि डाइस पे क्या नंबर आता है। तो डाइस पे जो भी नंबर आएगा, आप आगे एक स्टेप जाएंगे, 2 स्टेप आगे जाएंगे, नीचे जाएंगे, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट कि आपकी गीटी इससे पहले कहाँ कहाँ से होके आई है, ऐसी ही है। ठीक, स्टेट एक्शन वैल्यू में जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था इंक्रीमेंट वाला, जिसमें
हम अल्फा रखते हैं 1 ओवर टाइम स्टेप्स n को अल्फा से रिप्लेस करते हैं, उसके अंदर कैसे था ना कि जो ओल्ड रिवॉर्ड्स होते हैं उनकी उसको तो हम वेट कम करते जाते हैं, ठीक, वो रिवॉर्ड का वेट कम करना है। यहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर स्टेट सिर्फ करंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इससे पहले स्टेट्स की इंफॉर्मेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। लूडो की गेम ये होता है ना, बस आपकी गिटी जहाँ पे है अपने आगे उससे बढ़ना है, ये नहीं पता कि इट डजेंट मैटर कि वो पहले कहाँ से होके आई है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी करंट स्टेट में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। योर करंट स्टेट शुड हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो क्या स्टेट मार्कओव है या नहीं है? सपोज आपकी स्टेट ऐसी है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सेव नहीं की आपने, तो फिर वो मार्कओव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अब ये चीज़ हमें क्यों, बिकॉज इसके बेस पर हम आगे इक्वेशन को निकालेंगे। तो मार्कओव डिसीजन प्रोसेस में द न्यू स्टेट ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट, प्रीवियस स्टेट की इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि चूंकि एक्शंस हैव डिलेड इफेक्ट्स, तो हम सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड नहीं है, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि हमने सिर्फ फ्यूचर के रिवॉर्ड्स को भी मैक्सिमाइज करना है। तो इसके लिए हमने क्या टर्म यूज़ किया था? आप हम लास्ट से देखे आए? नहीं। व्हाट इज रिटर्न? व्हाट इज रिटर्न? यस, रिटर्न एट एनी टाइम स्टेप टी। रिटर्न क्या है? अगर मैं टाइम टी पे हूँ तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा कि फ्यूचर का रिवॉर्ड क्या है नेक्स्ट स्टेप का, उससे नेक्स्ट स्टेप का रिवॉर्ड क्या है, उससे नेक्स्ट स्टेप का रिवॉर्ड क्या है, टिल द लास्ट टाइम स्टेप। तो रिटर्न इज सिंपली द सम ऑफ ऑल द फ्यूचर रिवॉर्ड और टिल द लास्ट टाइम स्टेप टी, ठीक। और MTP में हम सिर्फ किस में इंटरेस्टेड है? हम सिर्फ इसको नहीं मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम सारे फ्यूचर रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक। हमने एग्जांपल ली थी कि सपोज एक एजेंट है, उसके पास ये ऑप्शन है कि इमीडिएट रिवॉर्ड 2 है, लेकिन उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, और दूसरा एक रास्ता है कि पहले 5 आता है, फिर 1 आता है, फिर 1 आता है। तो विच वन इज बेटर? फर्स्ट वन, बिकॉज यहाँ पे सम ऑफ रिवॉर्ड्स बेहतर है। हम इमीडिएट रिवॉर्ड को नहीं देखेंगे, हम सम को देखेंगे, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिटर्न। सो रिटर्न इज डिफाइंड एट एनी टाइम स्टेप इज द सम ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड्स। फिर हमने ये बात की थी कि अगर ये टी फाइनाइट है तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कौन सा टास्क है? दिस इज एपिसोडिक टास्क, लाइक अ गेम ऑफ चेस। करते 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 गेम खत्म हो जाएगी, ये इधर विन और लूज और ड्रॉ में, ठीक। उसके बाद फिर नया एपिसोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर हमने ये भी कहा था कि व्हाट इफ दिस इज नॉट, देन इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस टास्क। और कॉन्टिन्यूस टास्क की एग्जांपल है कि बस एक रोबोट है, उसने अपना काम जब तक वो उसकी लाइफ है तब तक उसने वो काम करना है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस। हमने कहा था कि जब कॉन्टिन्यूटी की बात, जब इन्फिनिटी की बात आ जाती है तो फिर रिटर्न को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे तो रिटर्न क्या हो गया? यहाँ पे तो रिटर्न इज इन केस ऑफ एपिसोडिक, दिस इज सिंपली द सम ऑफ आर टी, ठीक, वेयर टी इज t प्लस 1 अप टू आर आई, ठीक। तो i की वैल्यू क्या होगी? इसको नीचे लिख देते हैं। सो रिटर्न एट t इज सिंपली द सम ऑफ ऑल फ्यूचर रिवॉर्ड्स i, वेयर i स्टार्ट्स फ्रॉम t1 अप टू कैपिटल T। किसी भी टाइम स्टेप पे रिटर्न क्या है? उसके अगले टाइम स्टेप से रिवॉर्ड्स को हम प्लस कर जाएंगे टिल T। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूस हो गया तो फिर यस, तो इस चीज़ को फाइनाइट बनाने के लिए वी एड अ टर्म विच इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग पिछले लेक्चर पढ़ के नहीं आए, उसी टाइम मैं क्विज अनाउंस करूँगी, ठीक। आई अंडरस्टैंड कोर्स थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जब आप पढ़ के भी नहीं आएंगे ना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। सो हम पिछला लेक्चर ही रिवाइज करें बल्कि, जी। आप अगर पढ़ के आते ना तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ सकती थी, ठीक है। यू वोंट बी सो ब्लैंक टुडे। सो क्विज बेटा पेपर आसान नहीं होना इसका, ये जहन में रखना, ठीक। बिकॉज सब्जेक्ट की नेचर आसान नहीं है। तो द ओनली वे इज कीप इट अप, वो कीप इट अप नहीं, कीप अप विद द पेस।
नहीं, चेकिंग आसान क्यों होंगी? मैं एक लेक्चर को 3 दफ़ा रिवाइज कर रही हूँ, हम आउटलाइन से बहुत पीछे हैं। ठीक, तो चेकिंग भी डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं बार कर रही हूँ, लेकिन आप लोग भी कुछ एफर्ट पुट करेंगे ना। आई एक्सपेक्ट मोर एफर्ट फ्रॉम यू पीपल नाउ। ठीक, सो डिस्काउंटिंग में क्या होगा कि नाउ वी हैव टू ऐड अ डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नाउ गैमा। ठीक, गैमा क्या करता है? गैमा इज अ वैल्यू, गैमा इज अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1। ठीक, सो इसका क्या फ़ायदा होगा? एक वैल्यू जो कि पॉइंट्स में है, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे उसका स्क्वायर और ज़्यादा पावर लेते जाएंगे तो आगे रिवॉर्ड की वेट कम होता जा रहा है। ठीक, दिस इज यहाँ 0-1 के दरम्यान कोई वैल्यू है, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसका वेट और छोटा हो गया। रिवॉर्ड छोटा नहीं हो रहा, उसको जो हम वेट अभी असाइन कर रहे हैं वो छोटा हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि एक रिवॉर्ड जो मुझे 2 दिन बाद मिलने वाला है, उसकी वैल्यू आज मेरी नज़र में कितनी है, यानी आज का जो 100 रुपीज़ का नोट है वो 3 दिनों बाद उसका क्या वेट होगा। ठीक, 3 दिनों बाद तो 100 जब मिलेगा तो उसी दिन में तो वो 100 ही होगा, लेकिन आज मुझे वो क्या नज़र आना चाहिए। ठीक, यस, मैं आज एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 3 दिनों बाद को मैं इसको 100 ना एज्यूम करूँ, तो अगर मैंने उसको मैक्सिमाइज करना है तो वो 100 नहीं रहेगा, वो उसका वेट कम हो चुका होगा। सो बेसिकली उसका वेट हम कैसे कम कर रहे हैं? बाय यूजिंग दिस डिस्काउंटिंग। मैम अगर इसको फाइनाइट तो हमने कर ही दिया, Yes. अगर इसको कोई थ्रेशोल्ड लगा के इसको वो कर लें, मतलब एक खास लिमिट तक हमें इतना रिवॉर्ड मिल जाए तो बस काफी है। यस, देखें, अगर वो अगेन वो कंटिन्यूस टास्क तो ना हुआ ना। नहीं, फाइनाइट तो हमने इसको भी बना दिया ना, ये कहीं पे जाके 0 तो जरूर होगा। यस, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। तो अगर किसी चीज को हम इस तरह कर दें कि थ्रेशोल्ड लगा के कोई फिक्स कर लें कि हाँ इतने हमें रिवॉर्ड मिल जाए, हमारा रिवॉर्ड इतना मैक्स हो जाए तो बस हमारे लिए काफ़ी है। नहीं, देखें, आप ये कह रहे हैं, हम ये करने की कोशिश कर रहे थे कि कॉन्टीन्यूस टास्क है, रिवॉर्ड आते जाएंगे, रिवॉर्ड आते जाएंगे, रिटर्न को कैसे फाइनाइट करना है। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि एक तरीका तो ये हमने कर लिया कि डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दिया। आप ये कहेंगे बजाय डिस्काउंटिंग फैक्टर कि हम इन रिवॉर्ड की वैल्यूज को खुद कंट्रोल करें, इन उनको वेट कम करते जाएं। आप ये कह रहे हैं? मैं ये अब कहीं पे जाके तो ये 0 होगा ना, क्योंकि वो क्या चीज़ 0 होगी? ये डिस्काउंटिंग, ये वेट 0 हो जाएगा, रिवॉर्ड तो आते रहेंगे। नहीं, रिवॉर्ड की वैल्यू ये आप समझा रही हूँ कि रिवॉर्ड की जो वैल्यूज हैं वो कम नहीं हो रही, उसको जो हम अभी वेट दे रहे हैं, यानी अभी इस टाइम स्टेप में जो मैं रिटर्न फाइंड कर रही हूँ, यानी मैं ये देख रही हूँ कि मैं अभी कौन सा स्टेप लूँ अभी रहते हुए, तो जो फ्यूचर के रिवॉर्ड है उसको मैं अभी कम वेट दे रही हूँ, ये वेट कम होता जा रहा है, लेकिन रिवॉर्ड की वैल्यू तो ज़्यादा होगी। तो एक स्टेप ऐसा आएगा बहुत, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने 2000 स्टेप्स के बाद देखना है आज रहते हुए, तो 2000 स्टेप के बाद जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, लेकिन उसकी वैल्यू, उसको जो वेट में असाइन करी वो बहुत कम असाइन कर दिया है। इट्स नॉट कि एजेंट ने इंटरेक्शन करनी छोड़ दी है, एजेंट को रिवॉर्ड मिलने कम हो गए, नहीं, एजेंट को रिवॉर्ड मिलते जा रहे हैं, लेकिन इतने दूर रिवॉर्ड को मैंने अभी वेट 0 दे दिया कि वो मेरे काम करने ही फिलहाल। जी मैम, रिटर्न एट द एंड वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई के वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यस, कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब इस टाइम स्टेप में तो रिटर्न हो जाएगा, तो उसके बाद तो रिवॉर्ड अगर आते तो वो मेरे लिए मैटर नहीं कर रहे। ठीक, एग्जैक्टली, तो रिटर्न अभी रहते, देखें, मुझे पता है कि मेरे एजेंट ने, मुझे नहीं पता कि कितने स्टेप्स करने, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस है, वो 1 लाख स्टेप करेगा, वो 2 लाख करेगा। अभी रहते हुए क्या 1 लाख वाले स्टेप के रिवॉर्ड को मैं अभी क्या वैल्यू दे रही हूँ, और वो 2 लाख वाले स्टेप के बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको मैं अभी क्या वैल्यू दे रही हूँ, हम उसकी बात कर रहे हैं पहले से, अभी रहते हुए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज रिटर्न एट टाइम t। ये नहीं है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर डाल के हमने ये कर दिया है कि एजेंट अब एपिसोडिक हो गया है, एजेंट अभी भी कॉन्टीन्यूस है, वो कॉन्टीन्यूसली काम करता रहेगा, रिवॉर्ड उसको मिलते रहेंगे, लेकिन उस रिवॉर्ड को अब मैं कितना वेट दे रही हूँ आज की नज़र में, यानी वो रिवॉर्ड जो कि बहुत दूर है, आज मैं उसको कम वेट दे रही हूँ। हाँ, ठीक है, जब मैं उस टाइम स्टेप पे वाकई पहुंचूंगी तो उसको तो वो रिवॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन उस रिवॉर्ड को जो उस टाइम मिला था उसकी जो मैंने, देखें, वी आर नॉट गोइंग टू सिट एंड वेट, मैंने एक्शन लेना है अभी फ्यूचर को देखते हुए, लेकिन उस फ्यूचर को मैंने कितना वेट देना है।
ठीक, तो ये हम बात कर रहे हैं। दिस इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। और हमने फिर ये डिस्कस किया कि जब ये हो जाता है, सो नाउ कैन आई राइट इट लाइक दिस, ओमेगा आई इज इक्वल टू 0 अप टू इंफिनिटी gamma I reward t plus 1 plus I। ठीक, जब I की वैल्यू 0, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 1, द फर्स्ट टर्म इज RT plus 1। जब I की वैल्यू 1, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, हो जाएगा RT plus 2। तो बेसिकली फार्मूला किस यही चीज़ है, GT इज इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस, दिस इज सिंपली RT plus 1 प्लस गैमा RT plus 2। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, गैमा स्क्वेयर RT plus 3, गैमा क्यूब RT plus 4 एंड सो ऑन। कब तक, इंफिनिटी तक। क्लियर। सो एपिसोडिक के लिए क्या बन गया जी, एक एजेंट उसने एक्शन नहीं लिया, पहले से एक्सप्लोर किया, Exactly. पहले से किस तरह मतलब पूरी प्रेडिक्शन कर सकता है कि इसको मैंने वेटेज इस तरह कांस्टेंटली देनी, मतलब किस बेसिस पे देनी। ये तो हम अभी कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आज का रिवॉर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये तो As फ्यूचर की भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, तो रिवॉर्ड तो देखें, वो गेम इसलिए तो लगा रहे हैं क्योंकि वो वेटेज कम है। यस, हम गैमा लगा रहे हैं कि फ्यूचर के रिवॉर्ड को आज मैं कम वेट दे रही हूँ। वो टाइम के साथ वो तो बढ़ता जाएगी, जाने की बजाय वो कम होता जाएगी क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यस, तो इट मीन्स कि एक एजेंट जब मैक्सिमाइज करेगा सम को, तो वो किस रिवॉर्ड को ज़्यादा वेट देगा, किस रिवॉर्ड को कम वेट देगा। तो दूर के रिवॉर्ड को वो कम वेट देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ना, इसको ऐसे कर लें, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको 1 2 ना करें, आगे ये समझ, ऐड होता जाएगा तो उसकी वजह से वो बढ़ेगा। सपोज आज रिवॉर्ड 100 मिल रहा है, कल आपको 200 मिल रहा है, फिर आपको सपोज 50 मिल रहा है, फिर आपको 300 मिल रहा है। अगर मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर ना लगाऊं तो क्या करेगा, एजेंट सबको इक्वल वेट देगा। ठीक, तो सपोज उसके पास अगर दूसरा ऑप्शन ये होता, क्या करें इसको, अगर तो मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर ना लगाऊं तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या नहीं है सेम, रिटर्न सेम है या सेम नहीं है। एम और इधर देखें। ठीक, यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली पे अटेंशन, दरम्यान में फिर मुश्किल होगी। सो दीज आर 2 डिफरेंट रिटर्न सीक्वेंसेस। दिस इज RT plus 1 या RT plus 2 है। बताएं दोनों रिटर्न सेम है या सेम नहीं है, सेम है। ठीक, अगर तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही है तो एजेंट के लिए दोनों चीज़ें बराबर हैं, लेकिन अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 नहीं है, 0 और 1 के दरमियान कौन है, तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा बेहतर है? पहले वाला बेहतर है। गुड, बिकॉज इसका वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। उसमें भी डिपेंड करता है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या चीज़ है। ठीक, तो अगर डिस्काउंटिंग यानी वो आज के 100 परसों के 50 से बेहतर है, जबकि आज का जो 50 है वो परसों के 100 से। ठीक, समझ आ रही कहने क्या चाहती हूँ? तो डिस्काउंटिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंटिंग फैक्टर है कि आपने फ्यूचर को कम वेट देना है, तो यहाँ भी फ्यूचर का रिवॉर्ड ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका इतना ज़्यादा हो जाए कि ये 100 जो है वो 50 से भी कम हो जाए। इसी में कहती पे अटेंशन, फ्यूचर रिवॉर्ड मैक्सिमम नहीं करना है, सम मैक्सिमाइज करना है, सम ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करना है। और इस सम में डिफरेंट रिवॉर्ड्स हैं, तो रीसेंट रिवॉर्ड को ज़्यादा वेट देना है जो अभी नज़दीक है, नियर, और फ्यूचर वाले रिवॉर्ड्स को कम वेट देना है। ठीक, क्यों कम देना है? बिकॉज तभी हमारे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है विच इज़ RT plus 1 RT plus 2 अप टू इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी को कैसे इन्फिनिटी में कन्वर्ट फाइनाइट करना है? बाय यूजिंग द
डिस्काउंटिंग फैक्टर गैमा, ठीक है। और जब गैमा लगा दिया तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि चूंकि गैमा की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है, तो आहिस्ता आहिस्ता जितना हम फ्यूचर में जाते जाएंगे उतनी उन रिवॉर्ड्स का वेट कम होता जाएगा, और आखिर में ये वेट इतना कम हो जाएगा कि मज़ीद रिवॉर्ड्स आते भी जाएंगे, हम ऐड नहीं करेंगे, सो दैट इनफिनिट टर्म इज़ कन्वर्टेड टू द फिनिट टर्म, ठीक। तो एपिसोडिक के केस में हमारे पास व्हाट वाज रिवॉर्ड का फार्मूला बताएं जल्दी से। इफ ये आर आई था, ये फार्मूला था फ्रॉम आई इज इक्वल टू टी प्लस 1 अप टू टी, दैट वाज फॉर एपिसोडिक। कॉन्टिन्यूस में क्या था? जी ऑफ टी वॉज बेसिकली आई इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी, ये आई की पावर थी तो ये टी प्लस 1 प्लस आई था, ठीक। अब अगर दोनों को मैंने एक फार्मूला बनाना है तो कैसे बना सकती हूँ? ठीक है, सो इस इन्फिनिटी को मैं फिलहाल टी में ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वेयर टी कैन बी देन फाइनाइट और इन्फिनिट वैल्यू। सो नाउ दिस इज आई इज इक्वल टू टी प्लस 1 अप टू टी ओमेगा अब देखें ठीक काम करेगा या नहीं। सो दिस इज अ फार्मूला बोथ फॉर एपिसोडिक एंड कॉन्टिन्यूस, ठीक। एपिसोडिक के केस में क्या होगा? दिस टी विल बी अ फाइनाइट वैल्यू, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस दिस टी विल बी एन इनफिनिट वैल्यू, ठीक। कहाँ से? ये देखें ना, जब i की वैल्यू t प्लस 1 होगी तो t प्लस 1 और माइनस इसको 0 होना चाहिए ना, तो ये ऐसे हो जाएगा i माइनस t माइनस 1 होना चाहिए था, ये इसको 0 कैसे होगा? ये 0 तब होगा जब ये i माइनस t माइनस 1, अब ठीक है, कुछ ऐसा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। सो इट विल बी रिटर्न, क्लियर है? रिटर्न, तो द एजेंट गोल इज टू मैक्सिमाइज दिस रिटर्न, ठीक। अब रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज किया जाएगा उसकी हम बात करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस स्टेट में क्या एक्शन लेना है ताकि ये रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए। जी, तो आपको याद है हमने मल्टी आर्म बैंड प्रॉब्लम में हम किस बेसिस पे कहते थे कि कौन सा एक्शन लेना है? डिपेंड करता था अगर हम ग्रीडीनेस पे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन दोनों किस चीज़ को देखते थे? उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन होती थी जिसके बेस पे वो चेक करते थे कि अब ग्रीडीनेस करना है या नहीं करना? एस्टिमेट के बेस पे करते, रिवॉर्ड के बेस पे नहीं करते, एस्टिमेट के बेस पे वो डिसाइड करता है। इधर भी हमने अब एस्टिमेट्स ही लगाने हैं, लेकिन किसके एस्टिमेट लगाने हैं? अब सिर्फ एक्शन के एस्टिमेट नहीं लगाने, बल्कि एक एक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट में अच्छा है या बुरा है उसकी बात करनी है, ठीक। तो हम अब किस में इंटरेस्टेड हैं? हम सिर्फ क्यू ए में अब इंटरेस्टेड नहीं हैं। यस, गुड, वी आर इंटरेस्टेड इन। तो पहले हम क्या करते थे? पहले अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता होती थी किसी एक्शन की तो हम इस एक्शन का क्या लगाते थे? एस्टिमेट एट पर्टिकुलर टाइम स्टेप टी करते थे। अभी भी हमें ट्रू वैल्यू ऑफ स्टेट एक्शन नहीं पता, एक स्टेट में कौन सा एक्शन बेहतरीन है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? हम एस्टिमेट लगाएंगे कि एक स्टेट में एक एक्शन अच्छा है या बुरा है, ठीक। अब इसमें स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन इस वैल्यू पे जाने से पहले एक स्टेट खुद अच्छा है या बुरा पहले हम वो देखेंगे, एक्शन की बात हम नहीं करेंगे भी। तो एक स्टेट अच्छा है या बुरा इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ अ स्टेट, वो हम निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे वो बात की बात, वो भी टेस्ट करके निकालेंगे, वो भी किसी टेस्ट करके निकालेंगे, लेकिन क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ अ स्टेट। अब एक स्टेट अच्छा है या बुरा है हमने ये डिसाइड करना है, लेकिन एक स्टेट अच्छा या बुरा है किस पे डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी क्या है, ठीक। अगर आपकी पॉलिसी बहुत ही बुरी है तो एक अच्छा स्टेट भी बुरा स्टेट हो सकता है। आप चेस का गेम खेल रहे हैं, ठीक, आप 2 मूव्स के बाद आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ही गलत मूव ले ली
तो वो अच्छा स्टेट भी तो अच्छा ना रहा ना, ठीक। सो द वैल्यू ऑफ द स्टेट किस पे डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी क्या है, एंड व्हाट इज़ पॉलिसी, कि किस स्टेट में क्या एक्शन लेना है। तो एक स्टेट की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमने पॉलिसी फिक्स कर ली है कि पॉलिसी ये रही, ये पॉलिसी है कि अगर ये स्टेट है तो ये एक्शन लेंगे, अगर ये स्टेट है तो ये एक्शन लेंगे। एक दफ़ा जब पॉलिसी फिक्स कर ली तो अब हमने देखना है कि कौन सा स्टेट अच्छा है, कौन सा स्टेट बुरा है, ठीक, और कौन सा स्टेट अच्छा होगा। अब आप बताएं ये किस बेस पे निकालेंगे? बेस्ड ऑन द रिटर्न जो हमें मिलेगा ना उस स्टेट में। सो बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न दैट आई कैन गेट फ्रॉम दैट स्टेट। सो द वैल्यू ऑफ अ स्टेट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम दैट स्टेट। इसका क्या मतलब है कि फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम अगर मैं इस स्टेट से स्टार्ट करूं तो ऑन द एवरेज मुझे कितना रिटर्न मिलता है। Yes, and what is return? Return is the sum of future rewards. तो हम इस तरह कर रहे हैं कि सम टेस्ट वैल्यूज हम ले रहे हैं और हम कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं? हम कोई भी वैल्यूज ले रहे हैं, वो हम किसी भी स्टेट में फर्स्ट कर इम्प्लीमेंट करें। Yes. और उससे जो हमें वैल्यू आई उस पर हम ये चेक करें कि बाकी से के अच्छी है ये। Yes, क्या अब इस स्टेट में एजेंट का होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ठीक। Yes, this policy can be either deterministic or stochastic, but policy fix हो गई है, ठीक। पॉलिसी फिक्स हो गई है, अब एक स्टेट अच्छा है या बुरा है वो हमें कौन बताएगा? द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिटर्न दैट वी कैन गेट फ्रॉम दैट स्टेट। इसको फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंड करेंगे। सिर्फ ये लास्ट एग्जांपल जो हमने की थी लास्ट टाइम वो ज़रा देख लें, एंड दैट वाज ये एग्जांपल, ठीक। नजर आ रहा है सबको? ये एग्जांपल किस चीज़ की थी? एक रोबोट कलेक्टिंग कैन था, जो कि या तो उसको कैन मिलता है बाय सर्चिंग या उसको कैन मिलता है बाय वेटिंग, यानी कि वो वेट भी करेगा तो कोई उसके पास आके कैन कलेक्ट करेगा, और उसकी कोशिश क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैन्स कलेक्ट हों। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एन एमडीपी, ठीक। व्हाट इज़ एमडीपी? इन एमडीपी वी विल हैव स्टेट्स, वी विल हैव एक्शंस, वी विल हैव रिवॉर्ड्स। तो ये क्या शो कर रहा है कि द एजेंट कैन बी इधर इन हाई स्टेट और लो स्टेट। हाई स्टेट में अगर वो सर्च करता है तो वो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका स्टेट हाई ही रहे या लो हो जाए। तो विद अल्फा प्रोबेबिलिटी वो हाई स्टेट में जाएगा, तो विद 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी वो लो में जाएगा। और ये आर सर्च क्या चीज़ है? रिवॉर्ड है, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड, कि अगर हाई स्टेट में एक रोबोट सर्च करता है तो ऑन द एवरेज उसके कितने कैन्स कलेक्ट होते हैं। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, जिसका हम फार्मूला देख चुके हैं, ठीक जी। यस, कि अगर हाई स्टेट में वो वेट करता है, तो अगर हाई स्टेट में वो सिर्फ वेट ही कर रहा है तो वी आर श्योर कि उसका स्टेट हाई ही रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 है। तो अब ये क्या चीज़ देखें, ऊपर जो टेबल है ये हमने टर्म्स पहले डिस्कस किए हैं, उसके बाद फिर ये रिवॉर्ड लिखे हैं। सो दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम गिवन एस ए, कि अगर तो स्टेट हाई है और आप सर्च करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप हाई ही रहते हैं, दैट इज अल्फा, ठीक। और फिर ये आर एस ए एस प्राइम क्या है? ये हमारी जो कि अगर आप हाई स्टेट में सर्च करते हैं और आपका स्टेट हाई ही रहता है तो व्हाट इज ऑन द एवरेज रिवॉर्ड दैट यू कैन गेट, दैट इज आर सर्च। तो आपको एक क्विज में या एग्जाम में कोई भी इस तरह डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, और आपने उस डिस्क्रिप्शन से इस तरह की डायग्राम्स बनानी होंगी, ठीक, और इस तरह का टेबल बनाना होगा। और जब ये टेबल आप बना चुके होंगे, आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ चुकी होंगी, फिर इसके आगे फिर हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे। एज इन एवरी केस चैट जीपीटी जितना एक्यूरेट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप चैट जीपीटी का कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप प्रॉम्प्ट कौन सा दे रहे हैं, ठीक। अगर इसको हम बुक पकड़ा दें, अच्छा देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको बुक्स अपलोड करते हैं, एंड देन दे कैन आंसर योर क्वेश्चन बेस्ड स्पेसिफिकली ऑन दैट बुक। जी, उस टूल का नाम मैंने लास्ट टाइम बनाया था,